हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है विकेरियस लायबिलिटी। विकेरियस लायबिलिटी क्या होती है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारा का सारा विद एग्जांपल विद केस स्टडीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करना है इस वीडियो में। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और एक और बात, अगर आप ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस को सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन के बिना आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द टॉर्ट लॉ इज़ दैट एवरी पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन रॉन्गफुल एक्ट्स। जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है उसमें एक जनरल प्रिंसिपल, आम उसूल है कि भाई हर एक बंदा कोई भी काम करता है तो वो उस काम के लिए, उस रॉन्गफुल काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। मगर however, in certain cases, one person may be held liable for the wrongful acts of another. मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि किसी और ने गलत काम किया मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की बनती है, उनको विकेरियस लायबिलिटी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड विकेरियस लायबिलिटी। विकेरियस लायबिलिटी इज द लायबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द wrongful act of another due to the relationship between them, even though the person held liable has not directly committed the wrongful act. ये विकेरियस लायबिलिटी इसलिए बनती है क्योंकि जिस बंदे ने कोई wrongful act किया है उसके और जिसके ऊपर लायबिलिटी बनाई जा रही है उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉय का रिलेशन या फिर इसी टाइप का कोई ना कोई रिलेशन होता है। वो क्या होता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। द मोस्ट कॉमन फॉर्म is the master-servant relationship where an employer is liable for the torts committed by their employee in the course of employment। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर ने कोई काम कराया और वो गलत हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? एम्प्लॉयर की बनती है। काम तो एम्प्लॉय ने किया मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की बनती है। तो इस केस में विकेरियस लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब आ जाता है इसेंशियल्स ऑफ विकेरियस लायबिलिटी। कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं विकेरियस लायबिलिटी के? फॉर विकेरियस लायबिलिटी टू अराइज 3 एलिमेंट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड। कौन कौन से? नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेशनशिप। आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। यूजुअली मास्टर सर्वेंट या प्रिंसिपल एजेंट और पार्टनर्स इन अ फर्म, इस टाइप का रिलेशन होना चाहिए, तभी विकेरियस लायबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई गाड़ी लेके जा रहा था ट्रक और उसने ट्रक का एक्सीडेंट कर दिया। ठीक है, उससे मेरा क्या लेना देना? मेरा तो ट्रक से कोई लेना देना नहीं, मेरा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए बात? तो कोई रिलेशन होना ज़रूरी है। रिलेशन नहीं होगा तो विकेरियस लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकंड, रॉन्गफुल एक्ट। रिलेशनशिप है और ऊपर से रॉन्गफुल एक्ट भी हो गया। द सर्वेंट और एजेंट मस्ट हैव कमिटेड अ टॉर्टियस एक्ट। बेसिकली उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहा, ठीक है, एम्प्लॉय ने या एजेंट ने। एंड थर्ड इज एक्ट डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के दौरान वो एक्ट हुआ। समझ गए बात? एम्प्लॉयमेंट के दौरान वो एक्ट हुआ। एम्प्लॉयमेंट से फालतू जाके कोई एक्ट करेगा उसमें विकेरियस लायबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती। द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी क्लोजली कनेक्टेड टू द एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज़। जो एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज़ थी उसके दौरान ही वो एक्ट हुआ है, ठीक है, तभी विकेरियस लायबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। अब आ जाते हैं रीजंस फॉर द रूल। इस रूल के रीजंस क्या हैं? फर्स्ट, कंट्रोल थ्योरी। एम्प्लॉयर हैज़ कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ द एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर क्या फुल कंट्रोल होता है अपने एम्प्लॉय के काम के ऊपर। एम्प्लॉयर की मर्जी से ही वो काम कर रहा होता है तो एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। समझ गई बात? अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट हो जाए तो। सेकंड, बेनिफिट थ्योरी। सिंस एम्प्लॉयर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ वर्क दे मस्ट ऑल्सो बेयर द रिस्क। बेनिफिट थ्योरी कहती है कि भाई सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो एम्प्लॉयर को ही होना है एम्प्लॉय के काम से, तो क्यों ना एम्प्लॉय के काम से अगर कोई नुकसान हो तो जिसको बेनिफिट होना है उसी को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए अगर कोई नुकसान होता है तो। नेक्स्ट, डीप पॉकेट थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि एम्प्लॉयर्स आर फाइनेंशियली बेटर एबल टू कंपनसेट विक्टिम्स। तो एम्प्लॉयर के पास तो ज़्यादा पैसा है तो अगर किसी का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करे क्योंकि उनकी डीप पॉकेट्स हैं, मतलब बहुत पैसा है उनके पास। नेक्स्ट, पब्लिक पॉलिसी। It ensures victims get justice even if the wrongdoer is not financially stable। अगर wrongdoer जो है, जो एम्प्लॉई है, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो काम तो वो एम्प्लॉयर के लिए कर रहा था ना, तो एम्प्लॉयर उसका हर्जाना भरेगा जो भी नुकसान होगा एम्प्लॉय के काम के दौरान। ठीक है, जो एम्प्लॉई है, बट इसमें कंडीशन ये कि एम्प्लॉई वही काम कर रहा होना चाहिए जिस काम के लिए उसको एम्प्लॉयर ने रखा है। तो जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर एम्प्लॉई
कोई गलत काम करता है, वो कहेगा ला मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे तो कर लो। तो जो विक्टिम है उसको तो जस्टिस मिला ही नहीं, उसको तो कंपनसेशन मिली नहीं। समझ के बात। स्कोप ऑफ विकेरियस लायबिलिटी। विकेरियस लायबिलिटी का स्कोप क्या है, इसका दायरा क्या है? सबसे पहले आ जाता है इसमें मास्टर एंड सर्वेंट। अ मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ द सर्वेंट कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो मास्टर होते हैं या एम्प्लॉयर होते हैं वो अपने सर्वेंट के लिए जो भी वो काम कर रहा होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बस ड्राइवर एम्प्लॉयड बाय अ ट्रांसपोर्ट कंपनी नेग्लिजेंटली कॉजेज एन एक्सीडेंट वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग के टाइम पे कोई एक्सीडेंट हो गया, द कंपनी इज़ विकेरियसली लायबल। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। समझ की बात। तो मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्वेंट कोई भी काम करता है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल एंड एजेंट। A principal is liable for the wrongful acts of their agents if done within the scope of authority. अगर कोई भी वो एजेंट ऐसा काम करता है जो उनके स्कोप ऑफ अथॉरिटी या जॉब में आता है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस एक्ट की, रॉन्गफुल एक्ट की, वो प्रिंसिपल की बनती है। फिर पार्टनर्स इन अ फर्म, ईच पार्टनर इज लायबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय अदर इन द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। जब भी आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस में जाते हैं तो अगर कोई भी एक पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट कर देता है तो बाकियों को भी भुगतना पड़ता है, बाकियों के ऊपर भी लायबिलिटी आ जाती है। स्टेट एंड इट्स एम्प्लॉयज़, द गवर्नमेंट मे बी हेल्ड विकेरियसली लायबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ इट्स सर्वेंट्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का पॉइंट आ जाता है, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनानी है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टेट के एम्प्लॉयज़ मतलब सरकारी एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी ये रूल लग जाता है कि अगर सरकारी एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर रेगुलर जॉब, जो भी वो काम कर रहे हैं, उसके दौरान अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट हो गया तो स्टेट विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, बट इसमें कभी कभी लायबिलिटी बनती है, कभी कभी नहीं बनती। कब बनती कब नहीं बनती ये मैंने ऑलरेडी अलग से एक वीडियो में डिस्कस करना है आपके साथ। नेक्स्ट आ जाता है एक्ट्स विद इन एंड आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट। तो अगर कोई भी एक्ट विद इन द एम्प्लॉयमेंट करता है तो वो तो आ जाता है विकेरियस लायबिलिटी में, आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट करता है तो वो नहीं आता। तो सबसे पहले हेडिंग विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Employer is liable if employee acts negligently while performing authorized duties। जो भी उसकी authorized duties है एम्प्लॉयज़ की, अगर वो ड्यूटीज़ निभाते निभाते अगर थोड़ी सी नेग्लिजेंस हो जाती है और किसी का नुकसान हो जाता है तो लायबिलिटी किसकी बनती है? एम्प्लॉयर की। फॉर एग्जाम्पल, अ बस कंडक्टर नेग्लिजेंटली pushes a passenger while boarding, employer is liable। सॉरी, जो बस का कंडक्टर है वो किसी को धक्का मार देता है और उसको धक्का मार के चढ़ा देता है, या बस चलते टाइम किसी को धक्का कर देता है, पुश कर देता है, अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है तो एम्प्लॉयर को जो है लायबल माना जाएगा। सेकंड सिचुएशन आ जाती है आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें एम्प्लॉयर की कोई लायबिलिटी नहीं है। एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल इफ़ एम्प्लॉय एक्ट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट और फॉर पर्सनल रीजंस। अपने पर्सनल रीजंस की वजह से या फिर जो एम्प्लॉयमेंट मिली है उसको, उससे बाहर जाके कोई काम करता है और वो गलत हो जाता है तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्राइवर टेक्स द कंपनी कार फॉर अ पर्सनल ट्रिप विदाउट परमिशन एंड कॉजेज एन एक्सीडेंट, एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल। कोई भी ड्राइवर कंपनी की कार ले जाता है, कंपनी की कार लेके जा रहा है पर्सनल ट्रिप पे, पर्सनल ट्रिप के लिए तो वो कार नहीं थी, फिर भी वो ले गया। अब अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो गलती एम्प्लॉयर की नहीं मानी जाएगी, ड्राइवर की मानी जाएगी। समझ की बात। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस व्हेन मास्टर नॉट लायबल। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें मास्टर को या एम्प्लॉयर को लायबिलिटी नहीं आती? पहला, व्हेन सर्वेंट एक्ट्स फॉर पर्सनल पर्पस। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई काम कर रहा है। दूसरा, व्हेन सर्वेंट एक्ट्स आउटसाइड द अथॉरिटी विदाउट एम्प्लॉयर्स नॉलेज। अगर सर्वेंट जो उसको अथॉरिटी मिली है उससे बाहर जाके काम कर रहा है विदाउट द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को नहीं पता कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, और जो उसको अथॉरिटी दी उससे बाहर जाके काम कर रहा है, अपनी अथॉरिटी से एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन पे भी एम्प्लॉयर कह देगा भाई मैंने तो इसको इतना काम दिया था, ये फालतू काम तो इसने अपनी मर्जी से किया, ये जाने। तो लायबिलिटी एम्प्लॉयर की नहीं बनेगी, एम्प्लॉय की बनेगी। व्हेन सर्वेंट इज़ एंगेज्ड इन एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर सर्वेंट कोई ऐसा काम कर रहा है जो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसका और वो कोई और काम कर रहा है, तो उस केस में भी जो एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं बनेगा। जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो लायबल बने, ठीक है ना। तो इस केस में भी वो बच जाता है एम्प्लॉयर। अब इसमें कुछ केस स्टडीज़ हैं। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट 1933। ठीक है, 1933 में गलत बोल गया, 933 है ये। ठीक है, फैक्ट्स क्या थे? अ गवर्नमेंट जीप ड्रिवन रैशली by a driver killed a pedestrian।
गवर्नमेंट की जीप आई, रैशली चल रही थी और उसने कोई सड़क पे पैदल चलते हुए बंदे को उड़ा दिया। हेल्ड, स्टेट वॉज हेल्ड लाइबल फॉर नेग्लिजेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉय, स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि जो उसका एम्प्लॉय था वो नेग्लिजेंटली चला रहा था। एक और केस है सीताराम मोतीलाल कलाल वर्सेस संतानु प्रसाद, AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट 1967। फैक्ट्स क्या थे? अ कार ओनर एंट्रस्टेड हिज कार टू अ ड्राइवर, एक कार ओनर ने अपनी कार ड्राइवर को दी। द ड्राइवर परमिटेड अनदर, ड्राइवर ने किसी और को दे दी। विदाउट अथॉरिटी टू ड्राइव हु कॉज्ड एन एक्सीडेंट, उसने किसी और को दे दी और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। अब हेल्ड ओनर नॉट लाइबल एज द ड्राइवर एक्टेड आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, ड्राइवर को खुद चलानी थी, उसने किसी और को दे दी, तो ओनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, फिर एक और टॉपिक इसमें आ जाता है विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट इन इंडिया। बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें, द स्टेट इंजॉयड सॉवरन इम्यूनिटी, दैट इज़ नो लाइबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट्स। तो आज़ादी से पहले स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, कोई भी एक्ट हो गया तो रॉन्गफुल एक्ट भी हो गया तो सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन कोर्ट्स अडॉप्टेड आर रिस्ट्रिक्टेड इम्यूनिटी प्रिंसिपल। रिस्ट्रिक्टेड इम्यूनिटी प्रिंसिपल्स में क्या क्या आ जाता है? ए, स्टेट इज़ लायबल फॉर टॉर्ट्स कमिटेड इन नॉन सॉवरन फंक्शंस, स्टेट कोई भी एक्ट करती है नॉन सॉवरन फंक्शंस में तो उसको लायबल माना जाएगा। दैट इज़ कमर्शियल फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के दौरान अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है तो उसे लायबिलिटी जो है मानी जाएगी, सरकार की लायबिलिटी मानी जाएगी। स्टेट इज़, दूसरा आ जाता है स्टेट इज़ नॉट लायबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड इन सॉवरन फंक्शंस, दैट इज़ डिफेंस के टाइम पे कोई ऐसा काम हो गया, ठीक है, जैसे डिफेंस के टाइम पे जंग लगी हुई है और फौजी जो हैं हमारे खेत में घुस गए और उन्होंने पूरा खेत जो है तबाह कर दिया, टैंक लेके आ गए, तो उस टाइम पे सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, या फिर सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लेके आती है या लॉ एनफोर्समेंट के दौरान, ठीक है, पुलिस आपके घर में रेड मारती है और कोई नुक्स तोड़ फोड़ कर देती है, उस दौरान स्टेट की लायबिलिटी नहीं बनती। हाउएवर द ट्रेंड इज मूविंग टूवर्ड्स ग्रेटर स्टेट लाइबिलिटी टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स। ट्रेंड ऐसा चल रहा है क्योंकि सिटीजन्स जो राइट्स हैं उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन राइट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो स्टेट की लाइबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि स्टेट को लायबल माना जाएगा। समझ गई बात? अब मॉडर्न रेलिवेंस क्या कहता है? इट एक्सपेंड्स टू कवर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स इन फैक्ट्रीज, कंपनीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो मॉडर्न रेलिवेंस इसका आ जाता है क्योंकि ये कवर करता है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के जो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, कंपनी हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, ट्रांसपोर्ट हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, उसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के रिलेशन को कवर करता है, तो इसकी मॉडर्न रेलिवेंस है। Liability also extends to digital platforms and corporate entities under consumer and cyber laws। तो ये लॉ को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी लागू होता है जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए। ठीक है, अगर सोशल मीडिया पे मैंने मान लो कोई कंपनी के नाम का अकाउंट खोला, एम्प्लॉई को बिठा दिया कि भाई तू सोशल मीडिया मैनेजर है, अब आपकी जॉब है, आप करो। उस बंदे ने कोई ट्वीट कर दिया या कुछ कर दिया, उसकी वजह से किसी और को नुकसान हो गया या डेफेमेशन होगी, तो एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। समझ की बात? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में या कंज्यूमर एंड साइबर लॉज में भी इसकी एप्लीकेशन है। इट इंश्योर्स विक्टिम्स रिसीव कंपनसेशन इन एन एज वेयर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स। तो बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस थाउजेंड ऑफ वर्कर्स को रखती हैं। इस एज में अगर ये लॉ ना हो तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स की अगर कोई गलती निकल गई तो जो विक्टिम्स हैं उनको तो कंपनसेशन ही नहीं मिलेगी। तो ये लॉ इंश्योर करता है कि भाई मतलब जो विक्टिम है उसको अच्छे से कंपनसेट किया जाए। ठीक है, अब इसको टॉपिक को कंक्लूड करते हैं कि ये ओवरऑल क्या कह रहा है। विकेरियस लायबिलिटी इज़ एन एसेंशियल डॉक्ट्राइन ऑफ टॉर्ट लॉ इन इंडिया। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्राइन या प्रिंसिपल है टॉर्ट लॉ जो इंडिया में फॉलो किया जाता है। It ensures that employers, principals and state are held accountable for the wrongful acts of those under their authority provided they are acting within the course of employment। ये लॉ इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं या पार्टनर्स हैं, उनके जो भी एजेंट्स हैं या पार्टनर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के दौरान अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है तो जो विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेट किया जाए, बट बशर्ते ये कि वो वही एक्टिविटी कर रहे हो जो एम्प्लॉयमेंट में लिखी है।
ठीक है, उससे बाहर जाके कोई काम या अपना पर्सनल काम ना कर रहे हो। वाइल द डॉक्ट्राइन इज जस्टिफाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ जस्टिस, पॉलिसी एंड कन्वीनियंस, इंडियन कोर्ट्स स्टिल मेंटेन इम्यूनिटी फॉर द सॉवरन फंक्शंस। अभी भी इंडियन कोर्ट्स जो सॉवरन फंक्शंस है उसके लिए इम्यूनिटी देता है सरकार को, ठीक है। तो सॉवरन फंक्शन मतलब डिफेंस के रिलेटेड या फिर लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड ऐसे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।